नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार, जिसको कुछ लोग महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य मानते हैं, लेकिन मैं जो मानता हूं और हमेशा मैं कहता भी हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से शरद पवार की भूमिका है वो चाणक्य की नहीं, धृतराष्ट्र की है। और उसके पीछे मेरा तर्क भी था, और तर्क ये था कि उनके सामने, उनकी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आंख बंद करके वो चुपचाप उसको देखते जा रहे हैं, जिस तरीके से महाभारत में धृतराष्ट्र देखते थे। उनको परिणाम भी पता है, और जब मैं परिणाम की बात करता हूं तो उनको कैसे पता है हम उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में आज का जो चुनाव का जो परिणाम है वो खतरे की घंटी बज चुकी है। वो है उद्धव ठाकरे, और उसके बाद में अगर किसी का नाम आता है तो वो है शरद पवार। उद्धव ठाकरे इस वक्त महाविकास आघाड़ी में दुर्योधन की भूमिका में थे। उनको मुख्यमंत्री की पद चाहिए था, और धृतराष्ट्र की भूमिका में थे शरद पवार। तो जब दुर्योधन की आपने देखा महाभारत में जिस तरीके से हार हुई कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद में धृतराष्ट्र अपने आप ही खत्म हो गए। तो बस वही कहानी जो है वो महाराष्ट्र में नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे, एक चैप्टर शिवसेना का वो अब समाप्त हो चुका है, दूसरा चैप्टर वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो उसका हम जो है वो बाद में जब आकलन करेंगे तब फिर चर्चा करेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने अपनी सीमाएं लांघी, और जो सीमाएं लांघी तो जनता ने उनको एहसास करा दिया कि ऐसा कुछ जो है वो चलने वाला नहीं है। लेकिन अब हम आ जाते हैं शरद पवार। शरद पवार, उम्र का तकाजा, 83 साल के आसपास उनकी उम्र, और जिस तरीके से वो गंभीर बीमारी से जूझे, खैर उसमें मैं जो है वो कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा, एक उसका। तो दूसरा, अब हम समझ सकते हैं कि वो अपने, चाहे वो जीवन हो या राजनीतिक जीवन हो, दोनों का जो है वो अंतिम पड़ाव में है। और ऐसी स्थिति में शरद पवार की जिस तरीके से भूमिका है, और ये भूमिका अभी से नहीं है, ये भूमिका की जो शुरुआत होती है वो होती है 1976 से। और उस वक्त जब आप देखोगे पूरा आप समझ पाओगे, जिस तरीके से सबसे पहले वसंत दादा पाटिल को शरद पवार ने धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी शरद पवार को राजनीति में लेके आती है, और लगभग 6 से 7 दशक तक, लगभग 60 से 70 साल तक जो है वो शरद पवार ने राजनीति देखी है, और महाराष्ट्र की राजनीति को तो जिया भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में होते हुए वसंत दादा पाटिल के साथ लंच किया, और उसके बाद में उनको धोखा दिया, और जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाई और खुद उसके मुख्यमंत्री बन गए। ये पहला उनका जो है, जिसको हम कहें कि कांग्रेस को तोड़ने का काम था। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी के बढ़ते प्रभाव हो या फिर राजीव गांधी की नज़दीकी, वापस 1986 में वो जो है वो संपर्क में आते हैं कांग्रेस पार्टी के, और वापस कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं। और उस वक्त शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री होते हैं, उनको हटाकर शरद पवार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये सिलसिला जो है वो ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर सिलसिला आ जाता है 1998-99 में। उस वक्त जब पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, उस वक्त शरद पवार की जो मंशा थी प्रधानमंत्री पद की, उसको हम लेके चल सकते हैं कि उनकी ऐसी मंशा रही होगी, तभी उन्होंने सोनिया गांधी को विदेशी महिला करार दे दिया। और विदेशी महिला तो करार दिया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो उन्होंने आगे किया पीए संगमा को। वो चैप्टर भी आपको जो है वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से 1999 में मई में कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं और नई पार्टी का गठन करते हैं, और वो पार्टी होती है एनसीपी। और वहीं से फिर शरद पवार का जो राजनीतिक कैरियर है वो शुरू होता है इंडिविजुअली। लेकिन यूपीए के इस टाइम में जो है वो शरद पवार फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चले जाते हैं, और आपने देखा सरकार में वो मंत्री भी रहते हैं। तो अब जब हम आते हैं 2019 में,
और अब ये जो बातें हैं वो मैं मेरे हिसाब से नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अजीत पवार की। अजीत पवार ने जिस तरीके से एक इंटरव्यू में कहा कि शरद पवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बाहर से 2014 से ही सपोर्ट कर रहे थे। तो आखिर ऐसा क्यों? ये भी तो बड़ा सवाल होता है। और फिर उसके बाद में 2019 में जिस तरीके से उद्धव की उद्धव लीला समाप्त की, उद्धव ठाकरे को अपने साथ लिया, लेकिन फिर भी जो है वो अजीत पवार के साथ शरद पवार, अडानी के घर जिस तरीके से अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, वो एक अलग अध्याय। आप देखिए, सीधे तौर से वो जो है वो उद्धव ठाकरे को जो है वो अपने साथ ले आते हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बना रहे होते हैं और उसी वक्त अमित शाह के साथ मुलाकात भी करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। तो आप इसको जो है वो चाणक्य नीति कहोगे या क्या कहोगे, ये मुझे जो है वो समझ के बाहर की बात है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर समझ में आती है कि उनके इस चैप्टर से अगर वो उस वक्त सीधे तौर से सत्ता के बाहर रहकर या सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, तो मुझे लगता है आपने देखा होगा सुबह के समय अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं और उसी वक्त अगर शरद पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ चले जाते भारतीय जनता पार्टी में, तो आज मुझे लग रहा है कि शायद एनसीपी की तस्वीर जो है वो अलग होती है। और उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी में आने से ये एक अननेचुरल सा जो है वो अलायंस बना और खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी भुगतना पड़ा और फिर एनसीपी को भी भुगतना पड़ा, जब अचानक से शरद पवार ने जो है वो अपना एनसीपी की जो कार्यकारिणी जो समिति थी उसके लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो सुप्रिया सुले को नियुक्त कर दिया। अजीत पवार को दरकिनार किया और सुप्रिया सुले को आगे कर दिया। तो परिवारवाद की राजनीति जो है वो यहाँ पे भी हावी हुई। एनसीपी टूटी, अजीत पवार जो है वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब जब इस चुनाव में लगातार जो है वो आपने देखा कि दलाल मीडिया कहूँ या वामपंथी अशोक वानखेड़े का नाम जो है, और वैसे भी अशोक वानखेड़े के आजकल जो है वो चर्चे ज़्यादा है, हम फिर उस पर जो है वो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में अशोक वानखेड़े जो है वो हर जगह नंगा नजर आता है। कैसे आता है वो एक अलग वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो उस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जारंगे पाटिल को खड़ा करने का काम किया शरद पवार ने सत्ता पक्ष के खिलाफ। आंदोलन उग्र भी हुआ और लगा लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उस इलाके में सूफड़ा साफ हुआ, तो शरद पवार को लगा कि जारंगे पाटिल एक ऐसा हथियार है जो सत्ता का रास्ता महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी को दिलाएगा। लेकिन इस बीच में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी था और हरियाणा का विधानसभा चुनाव ने किसान आंदोलन की पूरी पोल पट्टी जो है वो खोल के रख दी, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर जवानों का। तो इससे जो है वो एक चीज समझ में आ गई थी कि अब महाराष्ट्र में जारंगे पाटिल चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहले जारंगा पाटिल ने जिस तरीके से मराठवाड़ा क्षेत्र में 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, फिर उनकी शरद पवार से मुलाकात होती है और उसके बाद में वो अपने उम्मीदवारों से नामांकन वापस करने का ऐलान कर देते हैं। तो जैसे ही वो उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेने का ऐलान करते हैं, उसी दिन हमने बात की थी कि अब जो है वो शायद लगता है कि इस आरक्षण का जो मुद्दा था वो ज़्यादा काम नहीं आने वाला होगा, क्योंकि अब पब्लिक में अविश्वास जाएगा और उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सामने वाले एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उसको हो सकता है, और ये पूरी संभावनाएं भी थी। तो यहाँ पे शरद पवार जो अपने आप को चाणक्य समझते थे, वो यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं हम मान के चलें तो उनको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इस खेल का अंजाम क्या होगा, या फिर उन्होंने ये सोच के तय करके रखा था कि अब ये राजनीति का आखिरी पड़ाव है उनका, जीवन का भी और राजनीति का, तो इसमें एक बार जो है वो खुलकर बैटिंग करते हैं। तो वो जो बैटिंग करना उनका खुलकर था, वो इस चुनाव में जब आज का हम दृश्य देखते हैं तो आप देखिए जहां अजीत पवार की पार्टी जो है वो 35 सीटों के आसपास लीड में है, वहां पे 10 से 12 सीटों के ऊपर जो है वो शरद पवार की पार्टी, और शरद पवार की पार्टी आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी के बाद 5वें नंबर पे है, कांग्रेस पार्टी 6ठे नंबर पे है। तो ये इन दोनों पार्टियों की स्थितियां बन गई है, और इस स्थिति के लिए और कोई जो है वो हम कहें कि दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेवार होगा, नहीं। इस स्थिति के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाएगा इतिहास में, और वो होगा
शरद पवार। तो शरद पवार एनसीपी की वो कड़ी है जो बच्चे खेल खेलते हैं और बच्चे जब बात करते हैं कि मैंने ही बनाया और मैंने ही जो है वो उसको मिटा दिया। तो एनसीपी को खड़ा भी शरद पवार ने किया और जाते-जाते उसको जो है वो मिटा के भी शरद पवार ही जाएँगे। ऐसा इस चुनाव परिणाम की जो नतीजे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो जो चाणक्य की जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि अब चाणक्य के शब्द के साथ में या उनका नाम जो है, वो भी बेईमानी होगा। शरद पवार के लिए अगर धृतराष्ट्र का अगर हम उपनाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद जो है वो सटीक बैठता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।